ये है 90s की बोरिंग स्टैटिक वेबसाइट। तब ब्राउजर का बस एक ही काम था, HTML और CSS को वेब पेज पर दिखाना। तब इस बंदे ने सोचा, काश मैं एक क्लिक पर इन अक्षरों को नचा पाता और यूजर वेबसाइट से इंटरेक्ट कर पाते। काश बिना वेबसाइट रिलोड किए वेबसाइट का कंटेंट अपडेट होता रहता। तो इन्होंने नेटस्केप ब्राउजर के लिए 10 दिन में एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, मोका। पर जावा उस टाइम पर इतनी फेमस थी कि इसका नाम बदल के रख दिया जावास्क्रिप्ट। लेकिन अभी भी इसमें सिक्योरिटी और ब्राउजर सपोर्ट के इश्यूज थे। सेम जावास्क्रिप्ट का कोड सभी वेब ब्राउजर पे सेम आउटपुट दे, इसलिए इसके लिखने के तरीके को और इसके फीचर्स को स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी था। तो ये काम किया एक्मा ने। इससे जावास्क्रिप्ट पे ट्रस्ट बढ़ा और डायनामिक वेब पेजेस के लिए ये डिफॉल्ट लैंग्वेज बन गई। फिर 2008 में क्रोम में जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए गूगल ने लॉन्च किया V8 इंजन, जिससे जावास्क्रिप्ट लाइट की स्पीड से टास्क परफॉर्म करने लगी। फिर इस महापुरुष ने V8 इंजन लिया और बना दिया Node.js। अब जावास्क्रिप्ट बिना ब्राउजर के डायरेक्ट कंप्यूटर में रन होने लगी। कॉम्प्लेक्स चीजों को करने में ज्यादा मेहनत न लगे, इसलिए अनगिनत पैकेजेस और फ्रेमवर्क बने। तो चाहे आपको डाटाबेस मैनेज करना हो, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी हो, वेबसाइट का बैकएंड संभालना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ये भाई ऑलराउंडर है। तो चलिए इस मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। तो जैसे CSS को हम डायरेक्ट HTML में लिख सकते हैं स्टाइल टैग से, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट को हम लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग से। तो ब्राउजर में अगर मैसेज पॉपअप कराना है तो लिखो अलर्ट और इन नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी मैसेज दे दो। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड जो HTML फाइल के अंदर है, इसे बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। तो अगर 1-2 लाइन का कोड है तो ये तरीका ठीक है, लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि हम जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग फाइल बनाएं और उस फाइल को हम HTML से लिंक कर दें। तो CSS को लिंक करने के लिए हम यूज़ करते थे लिंक टैग का, और जावास्क्रिप्ट के लिए हम यूज़ करेंगे सेम स्क्रिप्ट टैग का, जिसके अंदर आ जाएगा ये सोर्स एट्रीब्यूट। तो एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन रहेगा .js, और ये HTML से सेम फोल्डर में है, इसलिए हम ./ लगा के इस फाइल का नाम लिख देंगे। तो अलर्ट में हम नंबर की जगह एक स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। और जैसा कि आप नोट करोगे, अगर ये सेमीकोलन मैं ना भी लगाऊं तब भी 99% केसेस में कोई भी एरर नहीं आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एरर से बचने के लिए हर लाइन के एंड में हम इसका यूज़ कर ही लेते हैं। तो कुछ भी आउटपुट शो करने के लिए अलर्ट से अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारे पास कंसोल। पहले हम इस अलर्ट को कमेंट कर देते हैं, तो दबाओ Ctrl+/। अब इस कोड का हमारे वेब पेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इंस्पेक्ट पर जाओ और इन टैब्स में से कंसोल सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, इसलिए रिफ्रेश करने पर ये गायब हो जाएगा। तो कंसोल पे कुछ भी आउटपुट दिखाने के लिए लिखो console.log। इसके अंदर हम नंबर दे सकते हैं और कोई स्ट्रिंग भी। तो आप स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी, ये आपके ऊपर है, आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। लेकिन जिस ऑप्शन को भी चूज़ करो, फिर पूरे प्रोजेक्ट में आपको वही अप्रोच फॉलो करनी है। तो मान लो मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंगल कोट्स का और मुझे ये स्ट्रिंग लिखनी है, तो ब्राउज़र समझेगा कि हमारी स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पर ही ख़त्म हो गई, और एक एरर दे देगा। तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि ये जो सिंगल कोट है ये स्ट्रिंग को ख़त्म करने के लिए नहीं है, तो इसके पीछे लगा दो एक \। अब ये सिंगल कोट इस स्ट्रिंग के अंदर माना जाएगा। तो हम सिंगल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स का यूज़ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं, जैसे ये नंबर और स्ट्रिंग हमने पहले ही देख लिया है। एक डाटा टाइप होता है बुलियन, जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। कोई वार्निंग प्रिंट करानी है तो console.warn, और एरर के लिए console.error। तो ये नंबर, स्ट्रिंग और कोई भी डाटा टाइप हो उसको हम मेमोरी के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक वेरिएबल, और इस वेरिएबल का हम एक नाम दे देंगे ताकि आगे कोड में अगर हमें इस डाटा की जरूरत पड़ी तो हम इसके नाम से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए लिखो लेट और फिर उस वेरिएबल का नाम। तो इस स्टेप को बोलते हैं डिक्लेरेशन। फिलहाल इस वेरिएबल के अंदर कुछ नहीं है, अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो अनडिफाइंड लिखा आएगा। इसके अंदर कोई भी वैल्यू देने के लिए हम यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर का, यानी इक्वल्स। अब वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। हम ये डिक्लेरेशन स्टेप और असाइनमेंट स्टेप एक लाइन में भी कर सकते हैं ऐसे। तो ऊपर वाले कोड को मैंने कमेंट कर दिया है, तो ये बना दिया है हमने वेरिएबल, और उसको कर देंगे प्रिंट। और किसी भी टाइप का डाटा हम इसमें दोबारा से रीअसाइन कर सकते हैं, चाहे वो नंबर हो या फिर स्ट्रिंग। अब एक वेरिएबल के नाम में हम कैरेक्टर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर और डॉलर सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये बात याद रखना कि वेरिएबल का नाम एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता।
और जावास्क्रिप्ट में किसी का नाम देना हो जिसमें मल्टीपल वर्ड्स हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैमल केस का। इसमें फर्स्ट वर्ड को छोड़ के बाकी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जावास्क्रिप्ट में जो भी कीवर्ड्स हमारे सिंटैक्स के लिए यूज़ होते हैं उनको भी आप डायरेक्ट नेम नहीं बना सकते। अब वेरिएबल की जगह हम एक कांस्टेंट भी बना सकते हैं जिसमें एक बार वैल्यू असाइन कर दी, इसके बाद इसकी वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते और इसको खाली डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में हमें इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी, जैसे 76। अब इसकी वैल्यू को रीअसाइन करके देखते हैं तो ये असाइनमेंट नहीं होगी। अब जैसे हमारे पास एक और डाटा टाइप होता है एरे, जिसके अंदर सेम टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो एरे बनाने के लिए लिखो स्क्वायर ब्रैकेट्स और कोमा का यूज़ करके हम मल्टीपल वैल्यूज़ दे देंगे। अब ये एरे है एक कांस्टेंट में, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक मेथड होता है पुश, तो आप डॉट लिखो और पुश के अंदर कोई भी वैल्यू दे दो जो हमें एरे के अंदर ऐड करनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो गई है। तो ये इसलिए काम करा क्योंकि हमने इस पुरानी एरे की जगह कोई एकदम नई एरे असाइन नहीं की है, हमने सेम ओल्ड एरे में एक न्यू एलिमेंट ऐड किया है। तो इसमें अगर हम एक नई एरे असाइन करा के देखेंगे तो वो सेम एरर ही आएगा। तो वेरिएबल को बोलते हैं हम म्यूटेबल और कांस्टेंट को इम्यूटेबल। मान लो एक लाइन में हमें वेरिएबल, स्ट्रिंग, कांस्टेंट सभी एक साथ प्रिंट कराने हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं प्लस साइन का। तो यहाँ पे पहले ये वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी और फिर इन स्ट्रिंग्स के साथ जुड़ जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। एक फुल स्टॉप और लगा दूंगा और यहाँ पे स्पेस। वेरिएबल की जगह इस कांस्टेंट को भी लिख सकते हैं। तो अब मान लो इस कांस्टेंट में हमें कुछ ऐड करना है, तो अगर इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट पहले इन दोनों को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगी, फिर इनको कॉन्कैटिनेट कर देगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इन दोनों को एक नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब पहले ये मैथ सोल्व होगा और इसका रिजल्ट बाद में इन दोनों के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं डबल स्टार का। अब मान लो हमें कोई कोड किसी कंडीशन के बेस पे रन करना है तो हम यूज़ करेंगे इफ़ ब्लॉक का। जैसे कोई भी नंबर ले लेंगे, अब लिखो इफ़ और इन नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हम दे सकते हैं एक कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो कंडीशन में हम वैल्यूज़ को कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे हमें दो वैल्यूज़ की इक्वलिटी चेक करनी है तो हम यूज़ करेंगे डबल इक्वल्स का। तो हमारी ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू 100 के इक्वल है तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो इसके अंदर हम अगर कोई भी कोड लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा एग्जीक्यूट। और अगर इस कंडीशन को कर देंगे हम फॉल्स तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तब हमें कोई कोड रन करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं एल्स ब्लॉक का। अब ये कोड रन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क तो ये चेक करेगा नॉट इक्वल्स को। तो माई नंबर जो है 100 इज़ नॉट इक्वल टू 101, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। और भी हमारे पास कंपैरिजन होते हैं, जैसे ये 100 ग्रेटर देन 101 फॉल्स, 100 लेस देन 101 ट्रू। ये नंबर लेस देन या इक्वल टू 100, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन भी हो जाएगी ट्रू। और ग्रेटर देन इक्वल भी हम चेक कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं हम एक फंक्शन जिसका मेन काम होता है कुछ भी इनपुट लेना और इन इनपुट्स का यूज़ करके कुछ आउटपुट जनरेट करना। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए लिखो फंक्शन, फिर उसका नाम और ये ब्रैकेट्स कुछ भी इनपुट देने के लिए अभी के लिए इनको खाली छोड़ते हैं, और इन करली ब्रैकेट्स में हमारा कोड। अभी हमने फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर किया है। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए इस फंक्शन का नाम लिखो और ये ब्रैकेट्स, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब किसी भी फंक्शन से कुछ भी आउटपुट लेना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न कीवर्ड का। जैसे ये स्ट्रिंग रिटर्न करा के देखते हैं तो कंसोल पे कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन जब भी हम इस फंक्शन को अब कॉल करेंगे ये स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और इसको हम किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में स्टोर कर सकते हैं। अब इस फंक्शन कॉल को हम डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। अब फंक्शन में कुछ भी इनपुट देने के लिए फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम इनपुट का कुछ भी नाम दे देंगे, तो इसको बोलेंगे पैरामीटर। अब फंक्शन को कॉल करते टाइम इन इनपुट्स की एक्चुअल वैल्यू हम दे सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम आर्ग्यूमेंट। तो आउटपुट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि हमने इनपुट का कुछ यूज़ ही नहीं किया। तो इस पैरामीटर का यूज़ हम फंक्शन के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। तो इसको हेलो के साथ रिटर्न करा देते हैं। सही है, यहाँ पे स्पेस दे देंगे। अब हम एक से ज़्यादा भी इनपुट दे सकते हैं, तो बस एक कोमा लगाओ और दूसरे इनपुट का नाम लिख दो और यहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट पास कर देंगे। नाइस। अभी के लिए इतना बेसिक्स काफ़ी है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ काम करते हैं। तो जब भी वेबसाइट हमारे वेब ब्राउज़र पे लोड होनी स्टार्ट होती है तो ब्राउज़र जो भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं
तो उनको एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर में स्टोर करता जाता है, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डोम। जैसे इंस्पेक्ट पे जाके अगर हम देखेंगे तो ये रहा हमारा HTML का स्ट्रक्चर। तो जावास्क्रिप्ट में होता है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जिससे इस स्ट्रक्चर को हम अपनी जावास्क्रिप्ट में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब एक एक एलिमेंट की कुंडली हम निकाल सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं, और कोई भी नया एलिमेंट हमें ऐड करना हो या पुराना एलिमेंट डिलीट करना हो वो भी चुटकियों में हो जाएगा। तो हमारे पास ये है एक हेडिंग एलिमेंट। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए पहले हम अपना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब जैसे CSS में हम कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करते थे, बिल्कुल सेम रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम सीधा टैग के नेम से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो H2। अब बेस्ट तरीका रहता है कि एलिमेंट को किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल में स्टोर करा लो, ताकि एलिमेंट को बार बार में सिलेक्ट ना करना पड़े। अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है नल यानी खाली, क्योंकि जब ब्राउजर इस HTML को पढ़ना चालू करेगा तो ये एक एक करके एलिमेंट डोम में ऐड करता जाएगा। अब बीच में जब ये स्क्रिप्ट टैग आता है, HTML लोड होनी हमारी हो जाती है स्टॉप, और ब्राउजर सीधा जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करने लगता है। इसलिए जब ये लाइन रन हुई उस टाइम पर ऐसा एलिमेंट कोई था ही नहीं। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है, इस स्क्रिप्ट को हम लास्ट में लिख सकते हैं ताकि डोम जब पूरा बन जाए तब ये स्क्रिप्ट रन हो। लेकिन बेस्ट और मॉडर्न सोल्यूशन है, हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज कर सकते हैं डेफर कीवर्ड का। अब जब तक डोम बिल्ड हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करके रखेगा और फिर लास्ट में एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस एलिमेंट के कुछ भी हमें CSS चेंज करनी है तो हम लिख सकते हैं डॉट स्टाइल और एक और डॉट लगाएंगे और ये CSS की सभी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी जो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका कलर चेंज करके देखते हैं, लेट्स से रेड। अब ये एलिमेंट के अंदर का टेक्स्ट चेंज करना है तो इसके लिए लिखो इनर टेक्स्ट और कोई भी हम न्यू टेक्स्ट दे सकते हैं। अब किसी एलिमेंट के अंदर हमें HTML लिखनी है जिससे हम और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकें, तो हम चेंज कर सकते हैं इनर HTML को। इससे ये टेक्स्ट भी हट जाएगा और इसकी जगह ये बटन आ जाएगा। किसी भी HTML एलिमेंट के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास नेम से इस एलिमेंट की क्लास आ जाएगी और ID से ये ID। ये एलिमेंट जैसे हमने टैग से सिलेक्ट किया था तो इसको हम क्लास से भी सिलेक्ट कर सकते हैं डॉट लगा के, और ID से भी हैश लगा के। अगर सेम क्लास के बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो पहला एलिमेंट ही सिलेक्ट होगा। अब फटाफट एक टास्क मैनेजर बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट बॉक्स ले लिया है और एक बटन। इस इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं इसकी ID से, इसको इस कॉन्स्टेंट में स्टोर करा लेंगे। इस बटन को सिलेक्ट कर लो। अब अगर यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो हमें कुछ भी कोड रन करना है, हम यूज़ कर सकते हैं ऐड इवेंट लिसनर का। ये एक फंक्शन है जो हम किसी भी एलिमेंट पर लगा सकते हैं। इसके अंदर हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। पहला है इवेंट का टाइप, तो हमें इस बटन पे चेक करना है कि यूज़र ने क्लिक कब किया है, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें एक फंक्शन देना होगा जो हमारा क्लिक करने पर रन होगा। इस फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है, तो हम इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं। तो अभी तो ये एम्प्टी है। अब इसके अंदर कुछ भी टाइप करके देखते हैं, सही है। अब हमें ये वैल्यू सिंपली HTML में ऐड करनी है। तो एक मैं डिव ले लेता हूँ जिसके अंदर हम अपने टास्क ऐड करते जाएंगे। तो इसको भी कर लो सिलेक्ट। अब इस डिव की इनर HTML में हम एक हेडिंग बना देंगे जिसके अंदर ये इनपुट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब कोई भी टास्क ऐड करा के देखते हैं, बढ़िया। एक और करके देखते हैं। अब ये क्या हुआ, क्लिक करने पर जो भी हमारी न्यू हेडिंग थी वो पुरानी हेडिंग की जगह आ गई है, लेकिन हमें पुरानी हेडिंग के बाद नई हेडिंग ऐड करनी है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के आगे हम लगा देंगे एक प्लस, जिससे पुरानी वैल्यू में ये नई वैल्यू ऐड होती जाएगी। अब ये परफेक्ट काम करेगा। क्लिक करने पे ये इनपुट बॉक्स अपने आप खाली हो जाए तो इसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। चलो एक और बटन लेते हैं क्लियर टास्क का। अब इसको सिलेक्ट करो और इस पे भी एक इवेंट लिसनर लगा दो। इसमें तो हमें सिंपल इस डिव के अंदर जो भी HTML है उसको खाली करना है, तो इसकी इनर HTML को कर देंगे एम्प्टी। अब आप इसके साथ अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। क्लिक पे किसी भी एलिमेंट का साइज बड़ा कर दो, छोटा कर दो, कलर बदल दो, मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। अब हमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आ गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं रिस्पॉन्सिव नैवबार को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।